हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बजट 23-24 जो कल ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन्होंने डिक्लेयर किया है। अब इसमें कुछ 7 प्रायोरिटीज आप लोगों ने देखे होंगे कि जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, लास्ट माइल रीचिंग द लास्ट माइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में कैसे फंडिंग हुआ, यूथ पावर में, एंड आफ्टर दैट अनलिशिंग द पोटेंशियल होगा या फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड ग्रीन ग्रोथ। तो इसमें से आज हम जो चर्चा करेंगे इट्स अबाउट द ग्रीन ग्रोथ। एनवायरमेंट रिलेटेड बजट में क्या क्या प्रोविजंस है, कितने कितने फंडिंग दिए गए हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। बट वो शुरू करने से पहले और भी कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं कि जहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन जोग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से है। तो वो टॉपिक हम थोड़े से एक बार देख लेते हैं कि जैसे अभी 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस रूरल हाउस होल्ड को हम देने वाले हैं, जो कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक हम देख सकते हैं कि जहाँ पे यस डॉट रीजन्स में या डॉट प्रोन रीजन्स में वाटर सभी को प्रोवाइड किया जाएगा एंड स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में। तो इसके रिलेटेड कौन सी स्कीम इसके पहले भी हमने देखी है, जल जीवन मिशन, कि जहाँ पे पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल है ना, टैप वाटर टू ऑल। ये हमने 2024 तक अचीव करने के लिए कुछ ऑलरेडी एक मिशन लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि और यहाँ पे टारगेट एम्बिशियस कर दिए हैं कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस और भी हम एक्सपांड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टॉयलेट्स के बारे में देखा गया 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, तो वो भी इसमें एडिशनल होगा। देन आफ्टर दैट उज्ज्वला स्कीम 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस और भी प्रोवाइड होंगे। तो जिसमें आप देख सकते हो कि जो जिसकी इवन थीम भी है कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, राइट, कि जिसमें जो वुमेन्स रूरल एरियाज में वुड को बर्न करते थे तो उस वजह से उनकी क्या हो रही कि हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी। तो इसलिए इनके लिए स्वच्छ ईंधन भी दे रहे हैं हम, बेहतर जीवन भी कर रहे हैं। तो ऐसी एक बहुत अच्छी एक स्कीम हमने, यस इट इज़ अ ओल्ड स्कीम, बट ये स्कीम पहले हमने लिखा 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन पे टारगेट कर रही थी, अभी उसको इंक्रीज करके हमने क्या किया है, अप टू 9.6 करोड़ कनेक्शन हम एक्सपांशन कर रहे हैं, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कोविड के वैक्सीनेशंस को भी हम एक्सपांड कर रहे हैं। देन जनधन योजना, जो हम रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पे एडिशनल 47 करोड़ जो है तो वो अकाउंट्स में दिए जाएंगे, जिसमें आप जानते हो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ये भी एक पुरानी स्कीम है कि जिसमें बैंकिंग फॉर ऑल, प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है रूरल एरियाज के भी लोगों को, हमें क्या करना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में इन्वॉल्व करना है। तो उसी के रिगार्डिंग आप देखोगे तो ये भी एक पुरानी स्कीम है, 2015 में ये स्टार्ट हुई थी, बट इसमें भी और प्रोविजंस किए गए हैं। अभी कुछ 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक जो अकाउंट्स थे, तो अभी उसको भी हम एम्बिशियसली और क्या कर रहे हैं कि 47 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट्स हम टारगेट रख दी है इसमें। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें और एक चीज़ हमें दिख रही है कि कैश ट्रांसफर्स ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11 करोड़ फार्मर्स अंडर द पीएम किसान। ओके, तो पीएम किसान के अंडर भी हम यहाँ पे क्या करें, और भी कुछ एम्बिशियस टारगेट्स रखें और इसमें भी कुछ अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंडर, जो हमें कोविड के टाइम जो स्टार्ट किया था 6,000 पर ईयर वो फार्मर को हम देने वाले थे, 3 इंस्टॉलमेंट से 2-2 हज़ार ऐसे करके हम। तो ये जो सम्मान निधि है तो उसमें भी हमने क्या किया है कि और फंडिंग्स कुछ ऐड किए हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे ओवरऑल इस बजट में सबसे ज़्यादा जो फंडिंग मिला है लगभग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आप देखोगे 5.95 लाख करोड़ का मिला है, जो सबसे ज़्यादा रहेगा। दिस नंबर आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट जस्ट फोकस ऑन दी एग्जैक्टली किस मिनिस्ट्री को कहाँ पे एक सबसे ज़्यादा फंडिंग है, या डिसेंडिंग ऑर्डर आप थोड़ा सा हल्का सा देख सकते हो कि जैसे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को भी कुछ 2.7 लाख करोड़ मिला है। देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे होगा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इन प्रकार से हमें देख सकते हैं, राइट। थोड़ा सा लास्ट में आप देखोगे तो रूरल डेवलपमेंट भी आपको दिखेगा। अब इसके बाद अब मुद्दे पे आते हैं जिसमें आज हम आज के लेक्चर की चर्चा कर रहे हैं, वो है ग्रीन ग्रोथ के बारे में। तो ग्रीन ग्रोथ में अगर हम देखेंगे तो वैसे तो आप जितने भी हाईलाइट्स देखे होंगे तो पीएम प्रणाम नाम से स्कीम है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होगा, सस्टेनेबल इकोसिस्टम होगा, या फिर मिष्टी नाम से कुछ इनिशिएटिव देखेंगे। बट एक्चुअली जो भी हमने 7 प्रायोरिटीज देखे, सप्तर्षि जिसको हम बोल रहे हैं, राइट, तो उसमें से मैं इसको अगर ये 5th नंबर का हम प्रायोरिटी टारगेट देखेंगे, अगर आप बजट के आप डॉक्यूमेंट में देखो तो ये 5th नंबर का प्रायोरिटी टारगेट है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ग्रीन ग्रोथ। अब इसमें क्या है कि और भी काफ़ी लगभग 11 से 12 ऐसे कुछ इनिशिएटिव इस बार या इस डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, एनर्जी ट्रांजिशन हो, एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हो गए, या रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन होगा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होगा,
या पीएम प्रणाम प्रोग्राम, तो ये सब हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। या गोबर स्कीम होगा, भारतीय प्राकृतिक खेती, बायो इनपुट रिसोर्सेस, ऐसे कुछ सेंटर्स हमने ओपन किए हैं। मिष्टी होगा, अमृत धरोहर होगा, कोस्टल शिपिंग एंड व्हीकल रिप्लेसमेंट। तो बेसिकली ये जो भी पार्ट्स आपको सामने दिख रहे हैं तो वो हम सब डिटेल में देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट, अब हर एक जो इसमें पिलर दिख रहा है, हम ग्रीन ग्रोथ प्रायोरिटी 5 के अंडर जो ग्रीन ग्रोथ, जो एनवायरमेंट रिलेटेड बजट में प्रोविजन हो चुके हैं, तो वन बाय वन हम इसको एक एक कवर करते हैं। जैसे कि अभी मिष्टी सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जिसमें क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि मैंग्रोव को टारगेट करें। मैंग्रोव जो है सुंदरबन रीजन हो या वेस्ट कोस्ट में भी होगा, इंडिया में लगभग सभी कोस्टल पार्ट में आपको क्या दिखेगा, yes, that is mangrove is there and which is very important for our ecosystem and even इस वजह से coastal erosion भी कम होता है, यहाँ की ecosystem भी अच्छे से रहती है, even it is a ecotone zone also and इसके काफ़ी अदर भी बेनिफिट्स है, जैसे CO2 सिंक होगा या कहीं ना कहीं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी मदद कर रहा है। तो बेसिकली इसलिए हमने क्या किया है कि एमजी नरेगा के थ्रू अब यहाँ पे मैंग्रोव प्लांटेशन एक्स्ट्रा करेंगे हम। इवन कैंपा नाम से कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट फंड्स होते हैं, तो वहाँ से भी जो फंड आएंगे तो वो हम यहाँ पे इसके प्लांटेशन में इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को टेक केयर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे CO2 सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं एंड अदर कोस्टल इरोजन के भी लिए काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा ये काम करेगा। उसके बाद होगा अमृत धरोहर नाम से प्रोजेक्ट है टू प्रोटेक्ट वेटलैंड। जैसे कि आप जानते हो आज 2 फरवरी है और आज है वेटलैंड डे ऑल्सो, राइट। सो जो कि हमने 1971 के आसपास रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन वगैरह स्टार्ट हुए थे, उसके बाद वेटलैंड रिलेटेड अवेयरनेस काफ़ी बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। और उसी के 1-2 साल बाद हमने जो 2 फरवरी है तो एज ए सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया इंटरनेशनल वेटलैंड डे। और इसकी आज की थीम जो है, इस साल की जो थीम है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन है। तो इसी के वेक में अगर हम देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है अमृत धरोहर, जिसमें हम वेटलैंड को कंजर्व करेंगे। और वेटलैंड भी है एक इकोसिस्टम है या किडनी जैसा वर्क करता है। यू नो दैट इसमें यूपीएससी में लास्ट ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन आया था कि टॉक्सिक एलिमेंट जो होता है वो भी यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। ये भी एक बड़ी इकोसिस्टम है वेटलैंड इकोसिस्टम। तो इसी प्रकार से इंक्रीज ऑफ 24% फ्रॉम लास्ट ईयर, ऐसे कुछ अलोकेशन दिख रहा है हम, जो लास्ट ईयर कुछ फंडिंग था इस 2000 करोड़ के आसपास दिख रहा है, तो अभी वो 3000 करोड़ के आसपास कुछ फंडिंग दिख रहा है, जिसमें हम इस वाइटल वेटलैंड विच सस्टेन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसको हम कंजर्व करेंगे। और इसी की वजह से हमें अगेन ग्रीन ग्रोथ हमारे एंटायर बजट में कहीं ना कहीं इस प्रोविजन के थ्रू हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन, पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज है, या यहाँ पे बेसिकली हम एनर्जी ट्रांजिशन में क्या दिख रहा है कि बजट प्रोवाइड्स 35,000 करोड़ ऑफ प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है तो वहाँ पे इस मिनिस्ट्री के द्वारा होगा। और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन जो है तो वो क्या होगा, 13 गीगावाट का हमने एक लद्दाख में कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पे एनर्जी बनेगी, क्लीन एनर्जी बनाने की हम कोशिश करेंगे। या फिर बेसिकली एनर्जी ट्रांजिशन मतलब क्या है कि अभी के पोजीशन में जो हमारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है या फिर जो जहाँ पे कोल यूज़ किया जा रहा है, राइट, देन आफ्टर दैट जो भी क्रूड ऑयल यूज़ किया जा रहा है, तो उस पर जो हमारी डिपेंडेंसी वो कम करके हम क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। तो इसलिए एनर्जी ट्रांजिशन इसको हम कहेंगे इन सिंपल वर्ड्स। तो इसमें हमने क्या किया है, लगभग 35,000 करोड़ का एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। फिर उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट में जो चला जाएगा, चाहे सोलार हो, विंड हो, हाइड्रोजन मिशन हो, एक्सेट्रा, उसमें रहेगा, राइट। तो उसके लिए हम आगे देखते हैं कि जैसे इसी प्रकार से है ना, तो हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी बजट में मेंशन किया। वैसे तो काफ़ी प्रोजेक्ट बनता है, तो 30 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख विल बी कंस्ट्रक्टेड, ओके। सो जिससे यही ट्रांसमिशन जो सिस्टम है इवैक्यूएशन का वो बन जाएगा इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस अब नेक्स्ट है कि इस बजट में और एक चीज़ हमें दिख रही है, पीएम प्रणाम नाम से, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमोलिएशन ऑफ मदर अर्थ, ओके। सो इसमें क्या है कि यहाँ पे हम फर्टिलाइजर्स एंड जो पेस्टिसाइड्स है उनका बैलेंस यूज़ करेंगे। केमिकल्स जो है तो केमिकल फर्टिलाइजेशन जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इंडिया में, इससे सॉइल फर्टिलिटी ख़राब हो रही है पूरी सॉइल। पंजाब हरियाणा में आपने देखा ही होगा कि आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन काफ़ी जो सॉइल है तो उसका डिटोरेशन हुआ है, सॉइल इरोजन हुआ है, सॉइल सैलिनिटी बढ़ चुकी है ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे यस भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर ऐसे कुछ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और इवन इस स्कीम के अंडर हम कोशिश करेंगे कि
जिस वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ फार्मर्स बढ़ते नहीं है, वो है फंडिंग रिलेटेड इश्यूज। तो वो फंडिंग हम उनको दे देंगे, शायद फिर इस वजह से वो क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ सकता है। एंड रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एम्यूलिएशन ऑफ मदर अर्थ, या बेसिकली सॉइल का जो कंजर्वेशन है वो होगा। एंड प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, द बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स विल बी देयर। ऐसा नहीं कर रहे कि हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इस स्कीम में इतना ही बताया गया है कि हम लिमिटेड यूज़ करेंगे, वाइज यूज़ करेंगे, जितना यूज़ होगा उससे कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होगा, इतना ही यूज़ करेंगे, राइट। तो ऐसी ये स्कीम है। और उसी के रिलेटेड हम देख सकते हैं गोबरधन, जो गोबर होता है, तो जो काऊ का डंग होता है वो भी हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर गोबरधन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम विल बी एस्टैब्लिश फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी ऑल्सो। मतलब जो भी एग्रीकल्चर एरियाज में जो भी वेस्ट होगा, या डिफरेंट जैसे बायोगैस के प्लांट जिस पे रन करते हैं, राइट, या वेस्ट होगा, या बेसिकली जो लाइफ स्टॉक होते हैं तो उनके वेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, बायोगैस भी जनरेट करने की कोशिश करेंगे और उससे एक फर्टिलाइजर्स भी बनेंगे, सो दैट दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स वी कैन यूज इन द एग्रीकल्चर। अगेन नेचुरल फार्मिंग में इसकी मदद हो सकती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इंक्लूड 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स एंड इंक्लूडिंग 75 प्लांट्स इन अर्बन एरियाज एंड 300 कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स एट ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट में निकलेगा तो उससे गैस भी बनाएंगे, और जो उसका रॉ मटेरियल होगा तो उसको हम एज अ फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे। दैट इज गोबरधन स्कीम। नेक्स्ट है कि कोस्टल शिपिंग विल बी प्रमोटेड एज द एनर्जी इफिशिएंट एंड लोअर कॉस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बोथ पैसेंजर एंड फ्राइट एंड थ्रू द पीपीपी मॉडल वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो है, तो कोस्टल शिपिंग में भी हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट ऐसे करेंगे कि जिस वजह से इस, जैसे कि फॉर एग्जांपल सागरमाला प्रोजेक्ट है तो उसको भी हम बूस्ट करेंगे, बट एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनर्जी इफिशिएंट भी उसको करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इसमें कोस्टल शिपिंग के बारे में भी इस बजट में मेंशन किया है। उसके बाद व्हीकल रिप्लेसमेंट के बारे में भी फिर से एक बार मेंशन हुआ है कि ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रीनिंग अवर इकोनॉमी, क्योंकि पुराने व्हीकल्स यू नो दैट कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए, फ्लैश हो गए, है ना। तो ऐसे काफ़ी पोल्यूटिंग एजेंट्स एलिमिनेट करते हैं, तो या इमिट करते हैं, सॉरी। तो ऐसे जो पुराने व्हीकल्स है तो उनका पोल्यूशन में काफ़ी बड़ा रोल है ओवरऑल व्हीकल पोल्यूशन में। तो इसलिए ऐसे व्हीकल को हम इरेडिकेट करेंगे, बाहर निकाल देंगे, राइट। तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट इसमें भी मेंशन किया था, बट इस बार फिर से मेंशन करके हमने क्या किया कि कुछ एडिशनल फंड्स इसमें प्रोवाइड किए। तो मस्ट गो थ्रू द इंडियन व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी बजट में इसका डिस्कशन है। नेक्स्ट है सीतारमन अनाउंसेस 35,000 करोड़ टुवर्ड द एनर्जी ट्रांजिशन। जॉब भी हमने देखा कि हम जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है या फिर कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ओके, तो इनको हम क्या कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। तो उसके लिए लगभग 35,000 करोड़ का एनर्जी ट्रांजिशन हमने फंड देखा है, और जिसमें से देखो लगभग लगभग मोर देन हाफ आप देखोगे तो 19,000 करोड़ अकेला ग्रीन हाइड्रोजन में दिया गया है, जो कि एम्बिशियस आप प्रोग्राम देख ही पा रहे हो कि जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे इथेनॉल मिक्स करेंगे हम, तो वैसे ही अगर हाइड्रोजन अगर हम प्रोड्यूस कर पाते, ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन इस प्रकार से हम क्रिएट करेंगे कि जहाँ पे कंप्लीटली कोई CO2 इमिशन नहीं होगा। जो हाइड्रोजन बनाया जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस से जो भी हाइड्रोजन बनेगा, सो दैट मस्ट बी मेड बाय रिन्यूएबल सोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलार, विंड होगी, तो इनसे ही बनाया जाएगा, सो दैट यही हाइड्रोजन हम व्हीकुलर में यूज कर सकता है। तो हमने क्या रखा है यहाँ पे कि लगभग एक्सपेक्टेड टू आउटकम्स मिशन, मतलब 2030 तक हमें टारगेट कौन से कंप्लीट करने हैं हाइड्रोजन के बारे में। सो हमें जो कैपेसिटी 5 मिलियन मैट्रिक मिलियन टन तक पर एनम लेके जाना है 2030 तक। देन उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशनल 125 गीगावाट भी हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। और जैसे आप सभी जानते हो कि जो COP27 का भी रिसेंटली मीटिंग हुआ था, या फिर इसके पहले ग्लासगो में भी मीटिंग में हुआ था, जो COP27 इजिप्ट में 2022 का मीटिंग हुआ, उसके पहले अगर हम देखेंगे तो और एक मीटिंग हुआ था ग्लासगो में, वहाँ पे हमने 500 गीगावाट का टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, जिसमें से 280 सोलार है और बाकी फिर मिसलिनियस है, राइट। तो उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन हम 125 गीगावाट की एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी हमें ये भी टारगेट हमें रीच करने हैं। 8 लाख करोड़ इन टोटल इन्वेस्टमेंट हो गए, एंड 6 लाख फुल टाइम जॉब भी इससे क्रिएट हो गए। मतलब इससे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा जब हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो
एंड 50 मेट्रिक मिलियन टन पर एनम CO2 इमिशन ये जो है वो कट डाउन होगा, मतलब जो भी CO2 इमिशन अभी हमारा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, राइट। तो वो भी एक हमें एडिशनल बेनिफिट है। वैसे भी हमने जो CO2 इमिशन है वो पंचामृत टारगेट्स में आपने देखा होगा 1 बिलियन टन का हम जो CO2 इमिशन है वो भी कम कर रहे हैं, और बाकी 2.5 to 3 बिलियन टन हम CO2 सिंक होगा उतना प्लांटेशन या अफॉरेस्टेशन करने वाले हैं। तो काफ़ी टारगेट आप देख सकते हो कि जो हमें पंचामृत के टारगेट रीच करने हैं उसके लिए इस बजट में हमने काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं या यहाँ पे कुछ स्कीम्स वगैरह ऐड की है डेफिनेटली। तो एनीवेज, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 35,000 करोड़ में से हमें दिख रहा है कि जो हमें जो कार्बन न्यूट्रलिटी के टारगेट अचीव करने हैं, तो उसी टारगेट अचीव करने के लिए हमने देखा है कि लगभग 35,000 करोड़ तक यहाँ पे फंडिंग हो चुका है, ग्रीन फंडिंग हो चुका है, राइट। और जो कि हमें सभी जानते हैं कि 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है। डेफिनेटली दैट्स वाई इन द लाइन ऑफ द सेम, ओके। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिख रही है, और होपफुली 2030 तक हम 5 मिलियन टन टारगेट जो है तो वो शायद कम कर मतलब यहाँ पे जो इमिशन हो रहा है तो वो डेफिनेटली कम कर पाएंगे, ये देखने को मिल रहा है, राइट। इसके अलावा और भी है कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर वेलकम्स टू कंटिन्यूशन फॉर इम्पोर्ट सोप्स। अब बेसिकली क्या है, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो इंडिया में हम प्रमोट ही कर रहे हैं, डेफिनेटली करेंगे भी, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स को भी प्रमोट करेंगे, बट हमने यहाँ पे क्या बताया कि इम्पोर्टेड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिए गए हैं। तो बजट में क्या हुआ है कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बैकग्राउंड में बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इंडिया में लेके आना ही है, प्रमोट तो करना ही है, बट एट द सेम टाइम वी विल फोकस ऑन मेक इन इंडिया, ओके। तो हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया हो जाए, क्योंकि अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स लेके आते हैं और फिर इंडिया में इसको इंप्लीमेंट करेंगे सो इट इज़ गोइंग टू बी कॉस्टली, राइट। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ बिठाएंगे सो दैट इंडिया में प्रमोशन मिले, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम फोकस कर सकते हैं। सो दैट्स वाई कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डेफिनेटली अगर वो इम्पोर्टेड है तो उसको हम रेज कर चुके हैं, जो पहले 60% था अभी 70% तक हमने जो भी बिल्डिंग कॉस्ट है, देखो यहाँ पे कंप्लीट बिल्ट यूनिट्स एंड अदर देन विद द कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट वैल्यू जो है मोर देन $40,000 हैज़ बिन रेज टू 70% समथिंग, ओके। बेसिकली अभी हमने ड्यूटी तो बढ़ा दी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाहर से आएंगे उनके लिए। उसके अलावा देखो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक हम क्रिएट कर चुके हैं 4,000 इस यहाँ पे मेगावाट आज का रहेगा, तो विल बी सपोर्टेड विद द वायबिलिटी गैप फंडिंग ऑल्सो। एंड ये कुछ इस प्रकार से होगा कि जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि नेट जीरो वगैरह करना है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रकार से बैटरी कैपेसिटी हम यूज़ कर रहे हैं या एनहांस कर रहे हैं, हेल्प टू एडवांस द बैटरी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड विल सपोर्ट हायर रिन्यूएबल एडॉप्शन फॉर द ग्रिड ऑल्सो। मतलब बेसिकली हम क्या करें, उसको स्टोरेज करने की कोशिश करेंगे। इसमें एनटीपीसी काफ़ी मदद कर सकता है कि इट विल मूव दिस मूव विल ऑल्सो हेल्प द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन होगा या एनटीपीसी होगा, इनको भी एक मदद करेगा सो दैट दे कैन स्टोर देयर एनर्जी ऑल्सो जो एक्सेसिवली इन्होंने प्रोड्यूस करके रखी है। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर की बात करें, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर हम एस्टैब्लिश करेंगे, जिसमें ओवर नेक्स्ट 3 years वी विल फैसिलिटेट 1 करोड़ फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। तो अभी हमने देखा कुछ देर पहले कि हम चाहे वो गोवर्धन मिशन हो या फिर हमने जो पीएम किसान के अंडर देखा, या फिर हम कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती को महत्व दे रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमने और एक यहाँ पे एक इनिशिएटिव दिख रहा है कि जिसमें हम अब टारगेट कर रहे हैं कि 1 करोड़ फार्मर्स तक हम क्या करेंगे, नेचुरल फार्मिंग पहुंचाएंगे जो नहीं कर पा रहे। और फॉर दिस 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स विल बी सेटअप क्रिएटिंग अ नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क ऑल्सो। मतलब जिसमें क्या होगा कि माइक्रो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग जो नेटवर्क्स होते हैं, जिसमें एक प्रकार से कि जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है बट वो क्या है, बायो फर्टिलाइजर वाली इंडस्ट्री। तो ऐसे मल्टीपल यूनिट्स हम एस्टैब्लिश करेंगे सो दैट इनको ईजिली अगर कोई बायो फर्टिलाइजर देना है, बायो पेस्टिसाइड देना है, तो वो अवेलेबल हो जाएगा। और फिर हम इसी से हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट 3 years मतलब 2025 तक हम टारगेट कर रहे हैं कि 1 करोड़ एडिशनल फार्मर्स तक हम पहुंचा पाए नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके। सो जिससे कहीं ना कहीं अगेन एग्रीकल्चर में जो एग्जॉस्ट हो रहा है एग्रीकल्चर या अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, वो कहीं ना कहीं हम कम कर पाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से, राइट। उसके बाद एक मिष्टी हमने पहले ही देखा, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम। तो मिष्टी थोड़ा सा अच्छे से याद रखो, जो मैंग्रोव के लिए रहेगा, और सुंदरबन इकोसिस्टम से हम शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ पे हम जितना मतलब
जो मैंग्रोव का रीजन है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे इनिशिएटिव्स हो गए। इसके अलावा बाकी फिर 1.41 लाख करोड़ हमने टोटल एग्रीकल्चर में दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होगा, राइट। तो अलग अलग स्कीम्स में यहाँ पे हमने टोटल अगर बात करें तो 1.41 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक लास्ट है हमारा, तो जो कि रिड्यूस करेगा कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट्स को, तो वो आप देख लेते हैं। तो वो क्या है बेसिकली, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसको हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लेके आया है। विच स्कीम को, सो दैट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम स्कीम को, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम स्कीम को हम लेके आ गए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। अब वैसे तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आप देख सकते हो एनजीआरबी आता है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी होगा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड होगा है ना वो भी है, या सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है तो वो भी इसके अंडर आता है। देन इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स हो गए, राइट। देन इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर मल्टीपल इनिशिएटिव्स आ जाता है, राइट। तो उसमें से और एक आपको एक ऐड करना है, दैट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ओके कि इसके अंडर फिर वो रेगुलेशन किया जाएगा। अब ये क्या है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो बेसिकली देखो क्रेडिट वर्ड दिख रहा है आपको, जैसे कार्बन क्रेडिट होता है वैसे यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट है। तो इंसेंटिव्स यहाँ पे कंपनीज को दिए जाएंगे, इंडिविजुअल लोकल बॉडीज हो गए, तो जो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज करेंगे तो उनको हम क्या करें, क्रेडिट्स दे रहे हैं उसके, कि जिससे हमारा क्लाइमेट कॉन्शियसनेस जो है वो एक्शन रन हो जाए। या कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे कंपनीज हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए एंड लोकल बॉडीज, ये जो खुद एफर्ट्स लेते हैं एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं कंजर्व करने के लिए या एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स यूज़ करने के लिए जहाँ पे पोल्यूशन कम होगा, ऐसे मेजर्स लेने के लिए अगर वो कुछ स्टेप्स रखते हैं तो उनको उनके क्रेडिट्स मिल रहे हैं, जिससे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अलाइन दिख रहा है हमें लाइफ इनिशिएटिव से। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो ग्लासगो समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर इन्होंने UNFCCC के मीटिंग में रखा था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि जहाँ पे इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो, लोकल बॉडीज हो, इनको अपने अपने लेवल पे स्टेप लेना है। देखो गवर्नमेंट नेशन तो करेगा ही, CO2 इमिशन का रिडक्शन जो है या CO2 इमिशन जो है वो कम करने की गवर्नमेंट तो डेफिनेटली एफर्ट करेगा, बट यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल्स को भी एफर्ट्स लेने चाहिए। तो उसके रिलेटेड ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होगा, या इसी को आप लाइफ के साथ भी अलाइन कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने देखे कि ऑल दिस आर द बेसिस या बजट के अंडर ग्रीन ग्रोथ जो प्रायोरिटी 5 नंबर है, तो उसके अंडर आप ये पूरे स्कीम्स देख पा रहे हो। तो जितना हो सकता है इसको रिवाइज करो, एंड दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो। ओके, सो फाइनली कंक्लूजन यही कि आप ग्रीन हाइड्रोजन पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज मैक्सिमम फंड जो है लगभग 19,000 करोड़ का आउट ऑफ 35,000 करोड़ या अराउंड 30,000 करोड़ प्लस में से अकेला 19,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है तो अकेले ग्रीन हाइड्रोजन के लिए दिया गया है। तो इसलिए वो स्टेप हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जॉब्स भी क्रिएट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, एंड इवन एनवायरनमेंट को तो बेनिफिट तो आप जानती हो कि सभी होने ही वाला है। सो दिस इज ऑल अप टू दिस। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस, द पिलर्स ऑफ द बजट and all the outcomes under the budget. Okay, thank you all of you, thank you, see you in the next session.